नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लास में हमने क्रियाविशेषण को पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम समास को पढ़ेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और उसका परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। जैसे कोई शब्द हो गए, जैसे कोई वाक्य हो गया, उस वाक्य को छोटे रूप में लिखना क्या है? समास है। समास किन शब्दों से मिलकर बना है? समास, अगर कोई पूछ ले हमसे कि समास का संधि विच्छेद बताइए, तो उसको हम क्या बताएंगे? समास किन शब्दों से मिलकर बना है या उसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है? सम प्लस आस। सम प्लस आस क्या होगा? समास होगा। क्या होगा? समास होगा। समास में सम क्या है? उपसर्ग। सम क्या है? उपसर्ग है। आस क्या है? मूल शब्द है। आस क्या है? ये मूल शब्द होगा। समास सम प्लस आस से मिलकर बना है। उपसर्ग होगा। सम उपसर्ग है। सम, इसका अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है पास या समीप। पास या समीप। सम का अर्थ होता है पास या समीप। आस का मतलब होता है बैठना। बैठना या बैठाना। बैठना या बैठाना। शब्दों को पास बैठाना। शब्दों को पास बैठाना समास है। इसका हम समग्र अर्थ की बात करते हैं। इसका पूरा अर्थ क्या होता है? समग्र अर्थ। समग्र का अर्थ होता है पास बैठना या बैठाना। पास बैठना या बैठाना। पास बैठना या बैठाना। शब्दों को पास पास बैठाना समास होगा। शब्दों को पास पास बैठाना। अगर कोई वाक्य में कोई बीच में जो शब्द है उसको हटा करके, उसका लोप करके उन शब्दों को पास में बिठा लिया जाता है तो वो समास के अंतर्गत आता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि समास का विलोम बताइए, समास का विलोम शब्द बताइए। समास का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? लिखिएगा व्यास। समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम क्या होगा? व्यास होगा। एक बार पहले आप इसको नोट कर लो, फिर आगे के बारे में पढ़ेंगे। समास में दो शब्दों के मध्य। समास में दो शब्द या दो शब्दों के मध्य प्रयुक्त योजक या फिर विभक्ति या अव्ययीय को हटाकर जो छोटा रूप बनता है, हटाकर जो छोटा रूप बनता है वह क्या है? समास है। वह क्या है? समास है। छोटा यानी शब्दों को क्या करना है? संक्षिप्त करना है। शब्दों क्या करना है? संक्षिप्त रूप में करना है। संक्षिप्त रूप में करना है। लंबे चौड़े वाक्यों को एक छोटे से शब्दों में लिखना है, छोटे से वाक्यों में लिखना है। दो शब्दों में प्रयोग करना है उनका। जैसे उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण की बात करते हैं जैसे हवन के लिए सामग्री। जैसे
हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए क्या है, सामग्री है, क्या है, सामग्री है। यह वाक्य हो गया। इस वाक्य को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे, इस वाक्य को संक्षिप्त या समासिक शब्दों में कैसे लिखेंगे इसको। हवन के लिए सामग्री, सामग्री किसके लिए है, सामग्री किसके लिए है, तो हवन के लिए है, हवन के लिए सामग्री। तो बीच वाले जो शब्द हैं ये क्या करें, दो शब्दों के मध्य प्रयुक्त योजक, विभक्ति या अवयवी को हटा करके जो छोटा रूप बनता है वह क्या है, समास है। तो हवन और सामग्री, सामग्री किसके लिए है, हवन के लिए है। तो हवन सामग्री, हवन सामग्री, इसका संक्षिप्त रूप ये होगा हवन सामग्री, या समासिक रूप ये होगा हवन सामग्री। ये क्या होगा, जो समासिक प्रक्रिया, जो समास की जो ये प्रक्रिया है, जो समास की इस प्रक्रिया के द्वारा जो बनने वाला शब्द क्या है, ये समासिक पद होगा। क्या है ये, समासिक पद, समासिक पद होगा, समास होगा। इसी को हम कहते हैं समस्त पद, इसी को क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। समस्त पद कहो या फिर इसको समासिक पद कहो, एक ही बात है। एक बार इसको नोट कर लो, नहीं किया है तो। फिर कहते हैं कि समास विग्रह है। समास विग्रह क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, जो समासिक जो शब्द लिखे होते हैं, समास के जो शब्द, उसका विग्रह करना समास विग्रह कहलाता है। जो समासिक शब्द होते हैं उसका क्या करना है, विग्रह करना है, समास विग्रह। समास विग्रह किसको कहते हैं, समास विग्रह किसको कहते हैं, समास विग्रह किसको कहते हैं, जो समस्त पद या समासिक पद, समस्त पद या समासिक पद, समासिक पद, जो समास से बनने वाले जो पद हैं उनके बीच में जो विभक्ति या उनका जो लोप कर दिया जाता है उसको पुनः लिख लेना समास विग्रह कहलाता है। समास समस्त पद या समासिक पद के मध्य विलुप्त विभक्ति या अव्यय या योजक को पुनः लिख लेना समास विग्रह है। क्या है समास विग्रह, जो इन दो शब्दों के मध्य जो ये शब्द विलोप हो रहे हैं, इन शब्दों को हटा करके ये शब्द बनाए हैं, दोबारा समास विग्रह करने पर हवन के लिए सामग्री, इसको वापस इसी में लिख लेंगे। मतलब उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे विद्यालय, विद्यालय क्या है, समास शब्द है, क्या है, समासिक शब्द है, क्या है, समासिक शब्द है। इसका विग्रह करें, इसका क्या करें, विग्रह करने पर क्या होगा, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए स्थान, उसको क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। विग्रह, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। समासिक शब्दों में विभक्ति का लोप हो जाता है और समास विग्रह में पुनः उसी विभक्ति को लिख लिया जाता है। समास विग्रह में पुनः उसी विभक्ति को लिख लिया जाता है। यह क्या होगा, समास विग्रह होगा। अब बात करते हैं समास के भेद। समास के भेद, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर समास के कितने भेद होते हैं और किन आधार पर होते हैं, किस किस के आधार पर होते हैं, कितने भेद होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
समास के भेद। समास के भेद की बात करते हैं तो पदों की प्रधानता के आधार पर जो पद होते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला आधार क्या है? पदों की प्रधानता के आधार पर। पदों की प्रधानता के आधार पर, आधार पर 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। दूसरा आधार क्या है? मूल रूप में या संस्कृत। मूल रूप या संस्कृत। संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत में कितने भेद होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं समास। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तीसरे प्रकार की बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? हिंदी में समास के भेद। हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नोट कर लिया? तो अब समास के भेदों के बारे में बात करें, समास के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं हिंदी में समास के। कौन कौन से प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं समास। 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होगा? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। दूसरा द्विगु समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा तत्पुरुष समास। पांचवा अविभाव द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास द्विगु। फिर आता है छठा द्वंद्व समास। ये 6 समास हो गए। पहला आता है अवयवी भाव समास, दूसरा आता है द्विगु समास, तीसरा आता है कर्मधारय समास, चौथा आता है तत्पुरुष समास, पांचवा आता है बहुव्रीहि और छठा आता है द्वंद्व समास। ये हिंदी में 6 समास होते हैं। इन 6 प्रकार के समासों के बारे में हम बात करेंगे। इन 6 प्रकार के जो समास होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला प्रकार है समास का, पहला प्रकार कौन सा है? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है या फिर उपसर्ग। पहला पद उपसर्ग भी होगा, या अवयवी होगा। दूसरा पद संज्ञा होता है। दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। इसकी परिभाषा लिख देते हैं
कैसे पता चलेगा कि इसमें अविभाज्य समास हैं? जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्ययी हो। प्रथम पद क्या है? अव्ययी हो, या उपसर्ग हो, उपसर्ग हो, तथा बाद वाला शब्द संज्ञा हो। बाद वाला शब्द क्या हो? संज्ञा हो। एवं समस्त पद है, जो पहला पद अव्ययी होता है और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। पहला पद क्या होता है? अव्ययी होता है। पहला पद क्या होता है? अव्ययी होता है, प्लस दूसरा जो पद होता है, दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। क्या होता है? संज्ञा होता है। तो इनसे जो बनने वाला जो पद होता है, समस्त पद, वो किसका भाव देता है या किसका बोध कराता है? अव्यय का बोध कराता है। जो इससे बनने वाला शब्द समस्त पद होता है, वो किसका बोध कराता है? अव्यय का बोध कराता है। अव्यय का बोध कराता है, जो लिंग, वचन, काल और कार्य के आधार पर नहीं बदलता है। जो पहला शब्द होता है, अव्यय होता है, वो लिंग, वचन और काल के आधार पर नहीं बदलता है। इसको नोट कर लो। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से, डिटेल के साथ। एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है लिखने का। अगर आप लिख लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट कर लिया है तो आगे मैं बताता हूँ। अब ये कौन से होते हैं? अव्यय की बात करते हैं। अव्यय कौन से होते हैं? जो पहले पद के साथ आते हैं, पहले पद के साथ जुड़े होते हैं। जैसे आ, अन, भर, यथा, प्रति। आ, अन, भर, यथा और प्रति, ये शब्द कौन से हैं? अव्ययी के हैं। कौन से? अव्ययी के हैं। और महत्वपूर्ण बिंदु भी लिख लो। अगर इन शब्दों के अलावा अगर कोई दूसरे भी शब्द आ जाते हैं तो उसको हम कैसे समझेंगे? अविभाज्य समास के महत्वपूर्ण बिंदु लगा रहा हूँ। अगर अव्ययी के अलावा, अगर इन अव्ययी शब्दों के अलावा भी और कोई शब्द आते हैं, जैसे यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, एक शब्द की क्या है? पुनरावृत्ति हो, और दोनों शब्द मिलकर, दोनों शब्द क्या है? मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, अव्यय की तरह मिलकर क्या हो? प्रयुक्त हो। यदि एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है, एक जैसे कोई समासिक पद हैं, उसमें दोनों शब्द की बार बार एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, दोबारा उसी शब्द को लिखा जा रहा है। अगर दोनों शब्द जो लिखे गए हैं उनकी मिलकर के अव्यय के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो अव्ययी भाव में आएगा। जैसे और देख लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी, जो संस्कृत के जो उपसर्ग युक्त पद होते हैं वो भी अव्ययी भाव के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव के अंतर्गत, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। समास में आते हैं, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं।
अविभाज्य समास में पहला पद प्रधान होता है और पहला ही पद अव्ययी का होता है। पहला ही पद अव्ययी का होता है जो लिंग, वचन और काल के आधार पर नहीं बदलते हैं। और अगर एक शब्द की पुनरावृत्ति अगर बार बार होती है, एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है और दोनों शब्द मिलकर के अवयव के लिए प्रयुक्त होते हैं। और संस्कृत के जो उपसर्ग युक्त पद होते हैं, उपसर्ग युक्त पद, वो भी अविभाज्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं अविभाज्य समास के अंतर्गत। अविभाज्य समास में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। प्रथम पद के आधार पर अविभाज्य समास को देखा जाएगा, प्रथम पद के आधार पर अविभाज्य समास को देखा जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति। मैंने क्या लिखा था, आ अन भर, आ अन भर, यथा और प्रति, यथा और प्रति, ये अवयवी शब्द हैं। जिन शब्दों के आगे ये शब्द आएंगे वहाँ पर अवयवी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास होगा। यथाशक्ति, यथा, ये कौन सा शब्द है, पहला पद है, दूसरा पद तो हो गया शक्ति, पहला पद है यथा। ये यथा क्या है, अव्यय है। कौन क्या है, अव्यय है, यथा अव्यय है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। जैसे इसका विग्रह करते हैं, जैसे इसका अर्थ होगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, किसके अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। जैसे यथाशीघ्र, 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 यथाशीघ्र की बात करते हैं, जितना शीघ्र हो, जितना क्या हो, शीघ्र हो, जितना शीघ्र हो। यथाशक्ति, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, जितना शीघ्र हो। फिर आएगा यथाक्रम, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। फिर आता है प्रत्येक, एक और शब्द लेते हैं, जैसे प्रत्येक आता है, प्रत्येक, प्रत्येक की बात करते हैं। इसके अंदर लेंगे प्रत्येक, प्रत्येक, प्रति एक, इसका अर्थ क्या होगा, प्रति एक, प्रति एक, या हर एक, हर एक, या फिर एक और एक, प्रत्येक, एक और एक, एक एक, प्रत्येक, एक एक, प्रत्येक। ये शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि यहाँ पर यथा, यथा किसको दर्शा रहा है, अव्ययी भाव समास को दर्शा रहा है कि यहाँ पर ये अव्यय हैं। प्रति, इसमें क्या है, प्रति आ रहा है, प्रति प्लस एक, एक आ रहा है। ये प्रति किसको अव्यय को दर्शा रहा है, पहला पद के अंतर्गत प्रति आ रहा है, प्रति आ रहा है। एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे और उदाहरण लिखूंगा। और उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण लेते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, जैसे और उदाहरण लेते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन की बात करते हैं, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, प्रति, क्योंकि यहाँ पर ये प्रति आ रहा है, प्रत्येक दिन। जैसे एक और लेते हैं, प्रत्यक्ष, 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 प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो सामने है, अक्षी के आगे, अक्षी के आगे यानी आँखों के सामने, अक्षी के आगे, अक्षी के आगे या आँखों के सामने। अक्षी को आँख भी लिख सकते हैं, आँखों के सामने। पहले इसको नोट करो। जैसे एक और उदाहरण है, मरणोपरांत, मरणोपरांत, मरणोपरांत,
मरने के उपरांत, मरने के उपरांत या मरण के उपरांत, मरण के उपरांत, मरण के उपरांत। विश्वास पूर्वक, विश्वास पूर्वक, विश्वास पूर्वक की बात करते हैं। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, के साथ। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, आमरण, आमरण, आमरण यानी मरने तक, यानी मरने तक, मरने तक, मरने तक की बात करते हैं। ये भी ये आ शब्द आ रहा है, शब्द में आ रहा है, ये अव्यय होगा, अव्ययभाव समास के अंतर्गत आएगा, क्योंकि शब्द के पूर्व आ अनबर यथा प्रति, आ अनबर इसमें आ रहा है, ये अव्ययभाव के अंतर्गत आएगा। फिर इसको नोट कर लो। जैसे किस शब्द की बार, किस शब्द की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति, जैसे बीचों बीच, बीचों बीच, बीचों बीच, बीचों बीच की बात करते हैं। बीचों बीच, इस कहने का अर्थ होगा बीचों बीच, बीचों बीच के भी ठीक बीच में, यानी ठीक बीच, बीचों बीच यानी बीच के भी ठीक बीच में। क्या होगा इसका? ठीक बीच में, ठीक बीच में, ठीक बीच में। जैसे आएगा घर घर, घर घर, घर घर को क्या लिखेंगे? घर घर का भी ये कीजिए, अव्ययभाव बताइए, अव्ययभाव करके बताइए। घर घर, एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है 2 बार, ये अव्यय का अव्यय शब्द होगा। बनने वाला जो समस्त पद है ये अव्यय के अंतर्गत आएगा। घर घर यानी प्रत्येक घर, घर घर यानी प्रत्येक घर, प्रत्येक, प्रत्येक घर, या घर घर, हर घर, घर घर का प्रत्येक घर, या इसको लिख सकते हैं हर घर। जैसे रातों रात, जैसे रातों रात, रातों रात, रातों, रातों रात यानी रात ही रात में, रातों रात यानी रात ही रात में, रात ही रात में, रातों रात, रातों रात आए और रातों रात ही चले गए, रात ही रात में आए और रात ही रात में वापस निकल गए। यह आपका अव्ययीभाव समास हो गया, यह आपका अव्ययीभाव समास कंप्लीट हो गया है। अगर बात करते हैं जगह जगह, साथ साथ, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये शब्द आते हैं तो ये अव्ययीभाव के अंतर्गत आएंगे। यदि ये शब्द घर घर, रातों रात, यदि संज्ञा पद का दोहरान कर दिया जाए तो ये शब्द अव्ययीभाव के अंतर्गत आते हैं। जैसे गांव गांव, गांव गांव, गांव गांव आएगा, गांव गांव यानी प्रत्येक गांव। नगर नगर, नगर नगर, नगर नगर यानी प्रत्येक नगर, प्रत्येक नगर, यह शब्द अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और पहला ही पद अव्ययी का होता है। जो बनने वाला जो शब्द होगा, समासिक पद होगा, वो अव्ययी का होगा। पहला पद अव्यय का होता है, अनबर यथा प्रति, और उपसर्ग होता है। दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। यह बात ध्यान रखना हमेशा, पहला पद प्रधान होगा, पहले पद के आधार पर अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, ये आपका अव्ययीभाव समास कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद।